हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज, वो क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए हैं 17 और 18 जुलाई के करंट अफेयर से। ये जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं हमने फ्रेम किए हैं पीआईबी से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से और जो दूसरे न्यूज़पेपर हैं लाइव मिनट वगैरह उनसे। दोस्तों, हमने अपना जो यूपीएससी पेन ड्राइव कोर्स उसको लॉन्च कर दिया है। इस यूपीएससी पेन ड्राइव में आपको प्रीलिम्स का प्लस मेंस का दोनों का पूरा मटेरियल मिलेगा। इसको ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट study.com पे जाकर भी इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है द हिंदू से। इसमें कहा गया है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया है बैंक्रप्सी प्रूव के लिए। तो हम लोग देखते हैं कुछ सवाल हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उस पर। सवाल कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Insolvency and bankruptcy code provide for winding up of a failed business in 180 days। दोस्तों, पहले देखते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होती है वो होती क्या है। हमारे यहाँ दोस्तों होता क्या है कि हमारे यहाँ जो कैपिटल है, देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, आपको कोई भी काम करना है तो क्या चाहिए, आपको चाहिए कैपिटल, आपको चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज को, अगर अपने कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो अगर वो सक्सेसफुल होता है तो बढ़िया बात है, अगर वो सक्सेस है तो बढ़िया बात है, अगर वो सक्सेस नहीं है, अगर फेल हो रहा है तो क्या करना होगा। हमने जो भी रिसोर्सेज लगाए हैं वहाँ पर, हमने उस इंडस्ट्री में जो भी रिसोर्सेज लगाए हैं, जो पैसे लगाए हैं, उसको वहाँ से निकालना होगा और उस कैपिटल को हमें किसी और अच्छी जगह, किसी और एफिशिएंट जगह उसको निवेश करना होगा। हमारे दोस्तों हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए हमारे पास कोई एक यूनिफाइड मेथड नहीं था। ये सब अलग अलग बिल्स में बटे हुए थे, इसका कोई प्रोसीजर बढ़िया नहीं था। इसी कारण से जो हमारे रिसोर्सेज थे दोस्तों वो पहले फंसे हुए रहते थे। एक जैसे कि कोई कंपनी है जो सही से काम नहीं कर रही, अब चूंकि वो सही से काम नहीं कर रही है मगर फिर भी वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज फंसे हुए हैं, तो इसके कारण से हमें बनाया गया था IBC। तो अगर कोई बिजनेस फेल हो गया है तो उसको बंद किया जाएगा 180 दिन के अंतर्गत। ये बात सही है। अगला देखते हैं, इट एस्टैब्लिश एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड एंड एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड है प्लस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है IBBI, इन दोनों को एस्टैब्लिश किया जाएगा इसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत। और ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इट विल एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर दिस यूटिलिटीज एंड प्रोफेशनल। दोस्तों, जो बैंक्रप्सी है और जो इंसॉल्वेंसी है उसको सही करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ प्रोफेशनल दोस्तों एम्प्लॉय किए जाएंगे। ये प्राइवेट प्रोफेशनल्स होंगे, मतलब कि वो आपको हेल्प करेंगे उस बिजनेस को बंद करने में। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है। दिस कोड अलाउज द कॉर्पोरेट डेब्टर itself to initiate the insolvency procedure। अगर किसी कंपनी के CEO को लगता है कि हमारा कंपनी डूबने वाला है, हमारे जो डेप्टर्स हैं उसको, हमारे जो कर्जदार है उसको पैसा लौटाने का समय आ गया है, तो वो इसको, इस इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है उसको शुरू कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है वेस्टिंग हाउस, आपने नाम सुना होगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। दोस्तों, इन्होंने कुछ समय पहले अपना बैंक्रप्सी का जो फॉर्म है उसको उन्होंने भरा था, मतलब कि इसका उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था। क्यों? क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गई थी। तो इसी तरह अगर कोई कंपनी चाहे तो खुद से भी अपने प्रोसीजर को इसको शुरू कर सकती है, वरना उसके जो कर्जदार हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया हमारा पैसा अटका हुआ है, इसको अब क्लियर कराओ। मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। मेरा आंसर दोस्तों D, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। अगला सवाल है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द IBC इज रिड्यूसिंग द डिले इन रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस एंड इंप्रूविंग द रिकवरी ऑफ द अमाउंट लेंट। इसका मकसद क्या है? पहला मकसद है कि जो समय लगता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस में, उसको समय को कम करना है, प्लस जो रिकवरी का जो अमाउंट जनरेट होता है। दोस्तों देखिए, मान लेते हैं कि कोई कंपनी है 100 करोड़ रुपए की, ठीक है। जब कंपनी को मालूम है कि हमारे कर्जदार आ रहे हैं हमसे पैसा लूटने, हमको दिवालिया करार कराने, तो क्या करेगा वो, अब जो 100 करोड़ की जो है ना, इसका जो प्रॉपर्टी था उसको बेच कर करके इसको रिड्यूस कर देगा 40 करोड़ का। मतलब ये जो 60 करोड़ रुपए है वो खा गया, समझ रहे हैं। इस प्रोसेस को पूरा होते होते इसका जो पूरा एसेट था वो 100 करोड़ से 40 करोड़ रुपए आ गया। तो इसके जो कर्जदार होंगे वो क्या करेंगे, वो तो मतलब वो तो है मतलब एक तरह से मुंह देखते रह जाएंगे कि यार कि मतलब ये क्या हो गया। तो दोस्तों, इसको सही करने के लिए क्या किया गया कि जो डिले है उसको कम किया जाएगा, प्लस जो रिकवरी का जो अमाउंट है वो बचाया जाएगा, जो कंपनी है इसको लूटने से बचाया जाएगा। मेरा पहला सही है। The code is applicable to all kind of corporate and limited liability partnership firms and even individuals। जो इंडिविजुअल दोस्तों उस
पर भी ये कोड एप्लीकेबल होगा। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है इस पर यूपीएससी में कि आईबीसी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको दे देगा 4 ऑप्शन, आपको चुनना रहेगा। मेरा सेकंड भी सही है, मेरा आंसर है दोस्तों सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बैंक्रप्सी प्रोसीजर है वो अलग अलग लॉज में बटा हुआ है। तो आखिर वो कौन कौन से लॉज इसमें बटा हुआ था इसके आने से पहले, आईबीसी के आने से पहले? हमारा जो कंपनी एक्ट था उसको वो डील करता था, जो सर्वाइसी एक्ट था वो डील करता था, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ये सब जो कानून है वो सब मिल करके एक प्रोसीजर को, जो बैंक्रप्सी का प्रोसीजर था उसको वो रेगुलेट करता था। तो इससे काफ़ी समस्याएं आती थी। एक कुछ कहता था कुछ बातें, दूसरी होता था वो कहता था कुछ बातें। दोस्तों अभी के आगे के कुछ क्वेश्चन होंगे, 4-5 क्वेश्चन, वो होंगे हमारे इकोलॉजी से, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है हमारे द हिंदू में। यहाँ पर बताया गया है इजिप्शियन जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, उनके बारे में। इसमें कई सारे जो बर्ड हैं उसका मेंशन किया गया है। एशियन वाइल्ड ये जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस होता है इसके बारे में बताया गया है। जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है इसके बारे में कहा गया है। तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में एक सवाल आ चुका है यूपीएससी में, उसको भी देखेंगे हम लोग। पहला सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इजिप्शियन वल्चर्स। इजिप्शियन वल्चर्स इज वन एमंग द ग्लोबली थ्रेटेंड वल्चर स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। दोस्तों ये हमारे भारत में पाया जाता है, ये बात तो सही है, ये थ्रेटेंड है, मेरा पहला सही है। इट इज क्लासिफाइड अंडर द इंडेंजर्ड रेड लिस्ट ऑफ IUCN। ध्यान दीजिए, ये जो रेड लिस्ट होती है कौन निकालता है? वो निकालता है IUCN। इसके अंतर्गत एक क्लासिफिकेशन होती है, वो होती है इंडेंजर्ड का। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो इजिप्शियन वल्चर है वो इंडेंजर्ड है, मेरा सेकंड सही है। अगला देखिए, दिस स्पीसीज इज पॉपुलरली नोन एज व्हाइट वल्चर। सफ़ेद गिद्ध के नाम से जानते हैं हम लोग इसको भारत में, मेरा थर्ड सही है। इजिप्शियन वल्चर यूजुअली बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द क्लिफ ऑफ माउंटेन्स, रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स एंड ऑन ट्री टॉप्स। ये होता है इनका आवास, मेरा फोर्थ सही है। द स्पीसीज रेयरली हंटेड फूड, ये अपना जो शिकार है वो खुद नहीं करती। द बर्ड्स मोस्टली फीड ऑन कैरेस्कस ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। दोस्तों जो पशु मर जाते हैं उसके जो शव होते हैं वो उसको खाता है। इसी कारण से ये जो गिद्ध है वो हमारे मोमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा 1, 2, 3 and 4, 5 ये पाँचों सही है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। दोस्तों उस आर्टिकल में बात की गई थी एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में, AWC के बारे में। तो देखते हैं आखिर है क्या। इट हैपेंस एवरी जनवरी अक्रॉस एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस है वो एशिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, और यही सेंसस, यही वाटर बर्ड सेंसस दूसरे जो महादेश हैं वहाँ पर साइमल्टेनियसली चलता है। इन दिस सेंसस वॉलंटियर्स काउंट वाटर बर्ड्स इन द वेस्टलैंड ऑफ देयर कंट्री। दोस्तों जो वाटर बर्ड्स होते हैं उनकी संख्या काउंट की जाती है। कौन काउंट करता है? वॉलंटियर्स ही काउंट करते हैं। हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जो वॉलंटियर करते हैं वहाँ पर काउंट करने के लिए, वो इसको काउंट करते हैं। मेरा पहला सही, मेरा सेकंड सही है। इट रन्स पैरेलल टू अदर रीजनल प्रोग्राम्स। अभी मैंने बताया कि ऐसे ही प्रोग्राम चल रहे होते हैं एशिया, जो अफ्रीका है वहाँ पर, यूरोप है वहाँ पर। इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस कहते हैं उसको, मेरा थर्ड सही है। इन इंडिया इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। किसके द्वारा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया था दोस्तों। ये है अलॉन्ग विथ वेटलैंड इंटरनेशनल। तो हम लोग अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे इस बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी पर, और जो वेटलैंड इंटरनेशनल दोस्तों इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अभी। मेरा फोर्थ सही है। इट बिगन इन 1984 इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1987 में शुरू हुआ था। मेरा 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर करेक्ट। मेरा आंसर है ई। अच्छा, अगर एक आध स्टेटमेंट दे दे आपको सवाल में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो वाटर बर्ड सेंसस करा रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन वाटर बर्ड पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या कितनी है वो काउंट किया जाएगा ऑन एनुअल बेसिस, हर साल, ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग पीरियड ऑफ मोस्ट स्पीसीज, जो कि होता है जनवरी में। इसलिए ये सेंसस होता है वो जनवरी में ही होता है। और इस डाटा को इस्तेमाल करके हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मॉनिटर करेंगे, उसके पॉपुलेशन को हम लोग मॉनिटर करेंगे। अगर पॉपुलेशन कम रही इसका मतलब क्या है कि वो स्पीसीज अभी खतरे में है ना। ये सब इस्तेमाल होता है डाटा का। दोस्तों हम इन सब बॉडी पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, हम लोग क्यों देख रहे हैं वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में, जो वाटर बर्ड सेंसस उसके बारे में? क्योंकि 2014 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था विथ रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। इसके बारे में आपको दी गई थी 3 लाइनें। कहा गया था इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। सही है क्या? इसको बताइए आप, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। इट ऑर्गेनाइजेज द कंडक्ट्स। देखिए ये करता क्या है कि जो नेचर ट्रेल है इसका और जो कैंप होता है उसको वो
ऑर्गेनाइज करता है, कनेक्ट करता है कौन? ये हमारा जो नेशनल हिस्टोग्राफिकल सोसाइटी है वो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आप हमें बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाटर बर्ड पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर बर्ड्स। वाटर बर्ड्स आर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दैट आर इकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन वेटलैंड। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये जो वाटर बर्ड होते हैं वो वेटलैंड्स पर इकोलॉजिकली डिपेंडेंट होते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा कि दोस्तों कि इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल है वेटलैंड्स का, आपको दे देगा राइस फील्ड्स, जो राइस के जो खेत होते हैं ना वो वाला, और दे देगा आपको पॉन्ड। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपको वेटलैंड है। तो दोस्तों वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड वो जगह होती है जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पीरियड के लिए पानी जमा होता है। तो जो राइस फील्ड होते हैं वहाँ तो पानी जमा होता है, जो पॉन्ड होता है वहाँ पर पानी होता है। मेरा दोनों सही है, मेरा पहला यहाँ पर सही देख रहे हैं। दीज बर्ड्स आर एन इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर ऑफ वेटलैंड ऑफ अ रीजन। अगर ये तो वाटर बर्ड है, इनकी पॉपुलेशन हाई होगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन है हाई मतलब कि जो वेटलैंड है उसका हेल्थ बढ़िया है। अगर वेटलैंड दूषित हो गया, पोल्यूटेड हो गया, क्या होगा? वहाँ पर जो वाटर बर्ड है उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसीलिए इसे हम लोग हेल्थ इंडिकेटर मानते हैं इन वेटलैंड्स का। मेरा फर्स्ट सही है, मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर है बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है वेटलैंड इंटरनेशनल पर। सवाल कह रहा है कि क्या ये एक एनजीओ है, क्या ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? दोस्तों जी हाँ, ये सही बात है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया था कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये एक एनजीओ है। ये क्वेश्चन आया था 2016 के प्रीलिम्स में। इस तरह पूछ सकते हैं आपकी जो वेटलैंड इंटरनेशनल है वो आखिर क्या है, ये किस तरह की बॉडी है। आपसे दोस्तों वो ये पूछ सकते हैं कि ये किस फील्ड में काम करता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था 2016 प्रीलिम्स में ही कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो आखिर किस फील्ड में काम करता है, उन्होंने ये पूछा था। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग जो एनजीओ डिस्कस करते हैं, जो बॉडी डिस्कस करते हैं, वो क्या काम करता है, वो क्या है, वो एक प्राइवेट बॉडी है या फिर वो एनजीओ है, क्या है, इसको देखिएगा आप। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937 एज इंटरनेशनल वाटर फ्लो इंक्वायरी। बात सही है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड में है। मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑल आर करेक्ट, मेरा आंसर है डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने फ्रेम किया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पर। उसके बारे में हमने दी है आपको 3 लाइनें। ये कह रहा है कि इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बॉडी कंजर्वेशन में काम करती है, इसकी फील्ड में काम करती है, उसका ये पार्टनरशिप बॉडी है। डेट स्ट्राइव टू कंजर्व बर्ड्स, देयर हैबिटेट्स एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, वर्किंग विथ पीपल टुवार्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों ये बात सही है, यहाँ पर जो लोग हैं ये उनके साथ मिलकर काम करती है ग्राउंड लेवल पर। मेरा पहला बात सही है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। ये बर्ड्स पर फॉलो करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस बर्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ओनली फॉर एनिमल्स, तो ये बात गलत होगी, ये बर्ड्स पे काम करती है। मेरा सेकंड सही है। इट वाज अर्लियर नोन एज इंटरनेशनल कमिटी फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। मेरा थर्ड सही है, मेरा आंसर है डी। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ना है इसको कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो आपको लगाना है क्या? नन ऑफ द एबव, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी बॉडी के बारे में जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसके बारे में हमने यहाँ पर आपको 4 लाइन होती हैं। सवाल कह रहा है कि इट्स ग्लोबल ऑफिस इज इन यूके। इसके अलावा जो है वो इसके पास 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। कहाँ कहाँ? अफ्रीका में, अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में और सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक में। मेरा पहला सही है। इट पब्लिशेज क्वार्टरली मैगजीन, जो वर्ल्ड बर्ड वॉच आता है दोस्तों मैगजीन, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। वैसा ही एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है बर्ड एरियाज इन्वेंटरी। बर्ड एरियाज इन्वेंटरी इसको भी पब्लिश कौन करता है? यही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पब्लिश करता है। इसको देखेंगे आगे। तो देखिए ये जो हो गई, ये तो हो गया मैगजीन, तो मेरा सेकंड सही है। इट इज़ द ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटीज फॉर बर्ड। जो एनिमल है दोस्तों उसके लिए कौन निकालता है रेड लिस्ट? उसके लिए निकालता है IUCN। अभी मैंने बताया था कि जो इजिप्शियन वल्चर्स थे वो क्या है? वो एक इंडेंजर्ड है। जो बर्ड्स के लिए जो रेड लिस्ट है कौन निकालता है? यही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल निकालता है फॉर द IUCN। ये IUCN है ना, उसके लिए काम करता है ये इस लिस्ट को निकालने के लिए। हमने बताया था आपको कि जो इजिप्शियन वल्चर है वो क्या है? वो इंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू द रेड लिस्ट ऑफ IUCN। ठीक है, मेरा थर्ड सही है। इट ऑल्सो पब्लिश इंपॉर्टेंट बर्ड जो बर्ड एरिया इन्वेंट्री है, अभी हमने बताया आपको कि इसको कौन पब्लिश करता है? यही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पब्लिश करता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो वर्ल्ड बर्ड वॉच है प्लस बर्ड एरिया इन्वेंट्री है, इन दोनों को पब्लिश करता है
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और जो रेड लिस्ट है बर्ड्स के लिए उसको भी तैयार करता है कौन? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। मेरा 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, मेरा आंसर है डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है जीएम मस्टर्ड पर, इसके बाद थोड़ा सवाल देख लेते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जीएम मस्टर्ड DMH11। इसके बारे में सवाल कहा गया है आपसे। मस्टर्ड इज अ विंटर क्रॉप। क्या ये विंटर क्रॉप है? जी हाँ दोस्तों, ये एक विंटर क्रॉप है जिसको अक्टूबर में सोया जाता है, मतलब इसको अक्टूबर में बोया जाता है। मेरा पहला सही है। इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप। इसको और किसी जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही पॉलिनेट हो जाता है। ड्यू टू दिस इट इज़ डिफिकल्ट टू हाइब्रिड। चूंकि ये सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है इसीलिए हम लोग दूसरे प्रजाति के जो ट्रेड्स हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम इसमें नहीं डाल पाते। इसको हाइब्रिडाइज करना नेचुरली काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए हमने इसको अलग तरीके से हाइब्रिडाइज किया है। वो टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे अभी आगे। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है। इट इज़ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द लार्जेस्ट ईटेबल ऑयल यील्डिंग क्रॉप ऑफ इंडिया। जी हाँ, बात सही है दोस्तों, ये वाला जो मस्टर्ड है वो सबसे ज़्यादा इसका तेल निकाला आता है, यहाँ बेचा जाता है इंडिया में। मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, मेरा आंसर है डी। दोस्तों कैसे जो छोटे एग्जाम है जैसे कि BPSC हो गया, UPPSC हो गया, और जो बाकी से सीजल एग्जाम वगैरह हैं, उसमें पूछता है आपको फुल फॉर्म्स जो चीज़ें हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि जो DMH है, DMH11 जो मस्टर्ड हाइब्रिड है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ठीक है, तो कहा गया है कि जो DMH है इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। आपसे पूछेगा कि जो DMH है वो किसकी वैरायटी है? ये कॉटन की वैरायटी है, ये ब्रिंजल की वैरायटी है, ये मस्टर्ड की वैरायटी किसकी है? ये मस्टर्ड की वैरायटी है, विच इज़ डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों हमारा जो DU है इसको वहीं डेवलप किया गया है। मेरा पहला बात सही है, ये किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, ये हमारा जो DU उसको डेवलप किया गया है। इट वाज ए प्रोजेक्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, नहीं ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं था। मेरा सेकंड गलत है। सबसे बड़ी खास बात इसके बारे में यही है दोस्तों, पहले क्या होता था, जैसे देखिए हमारा जो कॉटन का जो ये है, हमारा जो BT कॉटन है प्लस हमारा जो BT ब्रिंजल है, इसको कौन डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है एक प्राइवेट कंपनी। तो उसके जो बीज है दोस्तों, उसके बीज के लिए हम लोग उस कंपनी पर डिपेंड रहते हैं। मगर चूंकि ये जो DMH11 है इसको डेवलप किया है हमारे भारत सरकार, तो क्या होगा, इसके बीज के लिए हमको सरकार पर डिपेंड करना होगा, जो कि काफ़ी रिलायबल है। ये जो बीज के दाम होंगे वो ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। वो जो कंपनी थी प्राइवेट कंपनी, वो बीज के दाम काफ़ी महंगे रखा करती थी। तो सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है। ये मेरा सेकंड हो गया गलत। हाइब्रिडाइज्ड मस्टर्ड DMH11 वाज क्रिएटेड यूजिंग बार्नीज और बारस्टार टेक्नोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया कि जो मस्टर्ड होता है वो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है, इसीलिए हम लोग इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, बारस्टार टेक्नोलॉजी। इसके बारे में अभी देखेंगे सवाल कुछ। मेरा थर्ड सही है। इट इज़ हर्बिसाइड टॉलरेंट, सब प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इसकी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हमें देखिए अभी दोस्तों अभी मेन से अक्टूबर में, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो DMH11 है इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या हमें इसे अपनाना चाहिए। तो आपको इस सब बातें आपको मेंशन करनी होगी कि दोस्तों ये जो डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है DU के द्वारा। ये एक क्या है, ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, ध्यान दीजिए ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था। प्लस ये क्या है, ये एक हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है। ये सब फायदे हैं इसको, इसलिए हमें इसको अपनाना चाहिए। प्लस हम लोग जो यहाँ पर तेल हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जो एडिबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाने के लिए यहाँ पर, तो उसका काफ़ी हिस्सा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमें GM क्रॉप का तेल नहीं खाना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि हम पहले से खा रहे हैं उसको। आप कोई भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो क्या होता है, वो GM क्रॉप से ही बना होता है वो ऑयल। आप समझ नहीं रहे इस बात को। मेरा फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, मेरा सेकंड गलत है। तो देखिए यहाँ मेरा सेकंड गलत है। मैंने क्या किया, मैंने काटा A, C और E। अब मुझे देखना है कि मेरा B सही है या D सही है। देखिए यहाँ पर 3 4 3 4 3 4 3 4 और मुझे पता है कि मेरा 1 सही है। क्यों? क्योंकि मैंने 1 पहले सही कर रखा है, इसलिए मेरा आंसर क्या दोस्तों, मेरा आंसर है D। मुझे पांचवा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर देख लेते हैं इसको। इन फरवरी 2016 द GMEC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैज़ अलाउड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अदर GM क्रॉप। कौन सा, DMH11। ये देख लेते हैं। तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है D। दोस्तों आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बारस्टार सिस्टम है, BARSTAR सिस्टम, ये जो बारस्टार सिस्टम है वो आखिर क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है भारत बायोटेक जीका वायरस मशीन। क्या ये जीका वायरस का वैक्सीन है? नहीं दोस्तों ये नहीं है।
इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। ये एक टेक्नोलॉजी है जो डेवलप करता है इस वैरायटी को। मेरा सेकंड सही है, क्योंकि ये इसरो का क्रायोजेनिक अपशज नहीं है। वो कौन सा है? वो एक क्रायोजेनिक, वो जो है कोई एक क्रायोजेनिक इंजन है दोस्तों। ये जो GSLV Mark 3 है, इसमें है 3 स्टेजेस। कितने स्टेजेस? 3 स्टेज होते हैं इसमें, जिसमें एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और जो लास्ट स्टेज है दोस्तों, जो टॉप स्टेज है, टॉप वाला यहाँ पर वाला, ये होता है हमारा क्रायोजेनिक इंजन। मेरा सी गलत है। इट इज़ एन एक्सोप्लैनेट, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। मेरा आंसर है बी, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो। ध्यान दें दोस्तों कि ये जो मस्टर्ड है, इसको हम पहले डेवलप करते थे CMS टेक्नोलॉजी पर। CMS क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मेल सिस्टम। मगर इसमें दिक्कत क्या थी दोस्तों कि इसको इस करके हम लार्ज स्केल पर, बड़ी मात्रा में हम लोग मस्टर्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। अभी चूंकि हमने जो BB सिस्टम है, इसको हमने इस्तेमाल किया है, जो बार्नीज भाषा सिस्टम है दोस्तों, इसको हमने इस्तेमाल किया है। इसको इस्तेमाल करके हम लोग इसको बड़े स्केल पर हम लोग जो बीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे जो सारे किसान हैं उसको बीज अवेलेबल करा सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि श्रीलंका के अलावा दूसरी कौन सी कंट्री है हमारे भारत के नेबरहुड में जिसे WHO ने जो मलेरिया फ्री है उसका दर्जा दिया है, उसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव। दोस्तों जो मालदीव है उसको हाल में ही कहा गया है कि अब वो मलेरिया फ्री है। इसके अलावा जो श्रीलंका है वो भी मलेरिया फ्री है हमारे साउथ एशिया में। मेरा डी है आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने फ्रेम किया है हमारी क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइंस वगैरह। बिटकॉइंस क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, वो एक वर्चुअल करेंसी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हो गया, इसमें कहा गया है कि जो सरकार है वो इस बिटकॉइन का सेल और परचेस को रोके, उसको रिस्ट्रिक्ट करे, प्लस इस बिटकॉइन को वो इलीगल करार दे। दोस्तों जो न्यूज़ है उसमें ये बात कही गई है कि द पिटिशन सीक्स अर्जेंट स्टेप्स टू रिस्ट्रेन द सेल एंड परचेस ऑफ इलीगल क्रिप्टो करेंसी। हमने क्या कहा? हमने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया इलीगल। दोस्तों द हिंदू में पहले एक न्यूज़ आई थी, इसमें कहा गया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये ना तो इलीगल है ना तो लीगल है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि इस पर हमारे पास अभी कोई रेगुलेटरी रिजाइम ही नहीं है, मतलब हमारे पास इस पर कोई गाइडलाइन ही नहीं है, इसीलिए ना ये इलीगल है ना ये इलीगल है। तो जब हम कहते हैं कि ये इलीगल है तो ये बात गलत होती है। पता नहीं क्यों द हिंदू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये वर्ड इस्तेमाल किया। तो देखिए इस पर हमने एक सवाल पहले हमने सॉल्व कर लिया है। इस पर पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि जो बिटकॉइन है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, जी हाँ उसे हम लोग कहते हैं माइनर, जो इसको माइन करते हैं इस बिटकॉइन को। एंड इंक्रीजिंगली बिजनेसेस रनिंग कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड, वो सिस्टम्स को इस्तेमाल करके वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो इस बिटकॉइन को माइन करते हैं। मेरा पहला सही था। उसी तरह हमने कहा था कि जो बिटकॉइन है वो एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, वो एक वर्चुअल करेंसी जिसको हम लोग प्रिंट नहीं करते हैं। मेरा फर्स्ट सही है, मेरा सेकंड सही है, मेरा आंसर है बी, बोथ एंड 1 and 2 आर करेक्ट। हम लोग इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? कई लोग नए होते हैं हमारे बैच में, हमारे यहाँ कई लोग जो होते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम लोग उसको रिवाइज कराते हैं चीज़ें। अगला देखते हैं, बिटकॉइन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है हमारे पास, इसको हम प्रिंट नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये पीयर टू पीयर है क्योंकि हम लोगों को अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है, अगर हमें बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना है तो हमें किसी भी बिचौले की ज़रूरत नहीं होगी। मान लेते हैं कि यहाँ है राम, यहाँ है श्याम। राम को भेजना है 10 बिटकॉइन श्याम को, तो क्या करेगा? वो सीधे इसको पैसा भेज सकता है, इसके लिए बीच में किसी बैंक की जरूरत नहीं है। अगर आप रुपये भेजते हैं, अगर राम है जो श्याम को भेजना चाहता है 1000 रुपये, क्या करेगा? वो किसी बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करेगा, उसका जो इंटरनेट बैंकिंग वो इस्तेमाल करेगा, है ना। वो किसी बैंक की सहायता लेगा, उसका जो लाइन है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, उसकी सहायता लेगा। यहाँ पर जो बैंक वो क्या है? बैंक एक मीडिएटर है, ठीक है। तो बिटकॉइन में इसकी ज़रूरत नहीं होती। मेरा पहला सही है, इट कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन ओपन मार्केट। ये बात गलत दोस्तों। जो बिटकॉइन है वो उसको आप ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बढ़ती है, घटती है, इसका जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट करता है। तो मेरा सेकंड हो गया गलत, मेरा थर्ड गलत हो गया क्योंकि मैंने यहाँ कहा कि जो एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट, ये बात गलत है। इसका जो एक्सचेंज रेट वो फ्लक्चुएट होता है। अभी मान लेते हैं कि जो बिटकॉइन का जो रेट है वो है $20, बाद में इसका जो रेट है वो हो सकता है $25। तो इसका क्या हुआ? इसका जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। उसी तरह हमने दोस्तों 2 क्वेश्चन और सॉल्व किया था। इसमें कहा था हमने कि इनमें से कौन कौन सी है जो वर्चुअल करेंसी है। इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, बिटकॉइन, रिबर्टो, कौन सा? इसमें से चारों, इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन और बिटकॉइन, ये चारों हैं जो
वर्चुअल करेंसी है। रिबरो ये एक वर्चुअल करेंसी नहीं है। मेरा 5 गलत था, मेरा आंसर था 1, 2, 3 एंड 4, मेरा आंसर था डी। अगला सवाल कह रहा है कि बिटकॉइन इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, ये तो बात बताया ही आपको। इसको क्रिएट किया जाता है डिजिटली, इसको हेल्ड किया जाता है डिजिटली, इसको फिजिकली हेल्ड नहीं कर सकते हम लोग, इसको किसी के द्वारा रेगुलेट नहीं करता है कोई। जैसे कि हमारा रुपी है, इसको कौन रेगुलेट करता है? हमारे रुपये को रेगुलेट करता है हमारा आरबीआई। बिटकॉइन को कोई रेगुलेट नहीं करता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये पीयर टू पीयर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड करेंसी है। उसको हम लोग प्रिंट नहीं करते। मेरा आंसर है 1 एंड 2 ओनली, डी आंसर नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों कि जो रेल सारथी है, इट इज़ एन मोबाइल ऐप ऑफ इंडियन रेलवे। ध्यान दीजिएगा, जो रेल सारथी है वो इंडियन रेलवे का मोबाइल ऐप है। इसका इस्तेमाल क्या है, इसको हमने क्यों बनाया इस ऐप को? इट इज़ अ मोबाइल ऐप दैट इंटीग्रेट्स सेवरल अदर IR एप्लीकेशंस। दोस्तों पहले होता क्या था कि जो इंडियन रेलवे है उसकी सर्विस लेने के लिए आपको इसका जो ऐप हो डालना पड़ता था। आपको टिकट बुक करना है तो उसके लिए अलग ऐप, आपको कंप्लेन करना है तो उसके लिए अलग ऐप। तो आपको अलग अलग सेवाएं लेने के लिए आपको अलग अलग ऐप डालने पड़ते थे। तो इससे बचने के लिए हमारे जो कस्टमर्स हैं उसको सहायता करने के लिए हमने क्या किया, जो इंडियन रेलवे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलग ऐप बना दिया। एक सिंगल ऐप होगा, एक इंटीग्रेटेड ऐप होगा। इसमें सारी सुविधाएं जो पहले दी जाती थी वो सब इसमें डाला जाएगा। मतलब कि आपको 8 ऐप के बजाय आपका काम एक ही ऐप में हो जाएगा। मेरा पहला है जो सही है, ये सेकंड नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फास्टैग, फास्टैग क्या है दोस्तों? फास्टैग एक डिवाइस है जो कि RFID जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है वो? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID को इसको वो इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल होता है जो टोल होता है उसको पे करने के लिए। देखिए, एक होता है हाईवे, यहाँ पर आप चला रहे हैं गाड़ी तो आपको देना पड़ता है टोल टैक्स। पहले होता था टोल नाका, अब क्या होता है, अब जो सरकार क्या कर रही है कि यहाँ पर वो रिप्लेस कर रही है फास्टैग से। यहाँ पर आपको टोल नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको एक बड़ा सा जो आपको ऐसा फाटक मिलेगा, ठीक है। जैसे हम गाड़ी करके यहाँ पर पार होंगे तो क्या होगा, आपके जो व्हीकल है उसमें लगा होगा एक RFID और एक यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। तो जो स्कैनर है वो आपका जो RFID उसको स्कैन करेगा, प्लस आपके अकाउंट से आपका चार्ज काट लेगा, आपका जो टैक्स है वो काट लेगा, ठीक है। आपको आपकी जो व्हीकल उसको रोकना नहीं पड़ेगा, धीमा नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस चलते चले जाइए, आपका पैसा पे हो जाएगा अपने आप। तो इज इट अ कंपोनेंट ऑफ द पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम? नहीं, ये पोर्ट से संबंधित नहीं है। मेरा पहला गलत है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये एक टोल कलेक्शन सिस्टम है। मेरा पहला गलत है, मेरा बी सही है। इज इट अ प्रपोजल टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? नहीं, ये बात गलत है दोस्तों। फिर भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो देश है वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने के लिए हम लोग काफ़ी कार्यरत हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी जो है वो चले। तो हमें करना क्या होगा, हमें देखिए जो व्हीकल चलती किस पे है, वो चलती है बिजली पर। हमको अलग अलग जगह पर हमें बनाने पड़ेंगे चार्जिंग स्टेशंस। जितने ज़्यादा होंगे और जितना फास्ट चार्ज करेंगे उतना ज़्यादा ये जो व्हीकल हो वो पॉपुलर होगा, है ना। तो दोस्तों ये बात है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की। मेरा सी गलत है, मेरा डी भी गलत है। मेरा आंसर है इट इज़ एन टोल कलेक्शन प्रोग्राम। अगला है गंगा अवहरण। ये क्या है दोस्तों, गंगा आवाहन क्या है? इज इट अ रैम नमामि गंगे प्रोग्राम? दोस्तों नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग करते क्या है कि जो गंगा के जो किनारे के जो गांव है उसको हम साफ़ करते हैं, जो उसकी जो कोस्ट है उसको सफाई करते हैं। ये वो नहीं है। गंगा आवाहन एक अलग चीज़ है। ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सेटअप करने का तरीका भी नहीं है। मेरा पहला गलत है, मेरा डी गलत है। दोस्तों ये एक ह्यूमन एफर्ट है टू स्विम डाउन द इंटायर स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर। मेरा डी सही है, मेरा सी यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो यूरोपियन यूनियन है और इंडिया है, इन दोनों ने मिलकर एक फंड सेटअप किया है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस पर सवाल फॉर्म किया है। जो सवाल है, द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म वाज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विथ एन एम टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट बाय विच पार्ट ऑफ द कंट्री? जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, इजराइल। दोस्तों ये सेटअप किया गया था इंडिया और EU के बीच में। मेरा आंसर है क्या? बी। ये हमने फॉर्म किया है, PIB की न्यूज़ थे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि इसको सेटअप करके हम लोग करेंगे क्या कि जो यूरोपियन यूनियन है इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग इसको प्रमोट करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे EU इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने फ्रेम किया है। दोस्तों देखिए एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि जो फूड है उसको हमें वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर मेंशन किया गया था ऑर्गेनाइजेशन का, वो नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक पार्ट है UN का। क्या है? FAO। इस पर दोस्तों क्वेश्चन आया था अभी 2017 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें। तो देखते हैं हम सवाल को। सवाल कह रहा है कि FAO इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। क्या ये इसका पार्ट UN का पार्ट है? जी हाँ दोस्तों, ये एक UN का पार्ट है। मेरा पहला सही है।
इट लीड्स इंटरनेशनल इफर्ट्स फॉर टू डिफीट हंगर। जी हाँ दोस्तों, ये हंगर को मिटाने के लिए काम करता है। इट सर्व्स डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री बोथ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि इट सर्व्स डेवलपिंग कंट्री ओनली। ये गलत है, मेरा सेकंड सही है, मेरा थर्ड गलत है। मेरा आंसर क्या है दोस्तों? मेरा आंसर है बी 1 and 2 ओनली। अगला सवाल कह रहा है कि FAO एक्ट्स एज न्यूट्रल फोरम where all nations meet as equals to negotiate agreements and debate policy। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है, ये एक न्यूट्रल फोरम की तरह काम करता है। यहाँ पर जो लोग, जो देश वहाँ पर आते हैं बातचीत करने। मेरा पहला सही है। FAO is also a knowledge bank, it is also a source of information। जी हाँ, ये बात सही है, मेरा सेकंड सही है। इसका जो मोटो क्या है? इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रेड। इसका जो मोटो दोस्तों वो है लैटिन में, उसका ट्रांसलेशन होता है लेट देयर बी ब्रेड। मेरा थर्ड सही है, मेरा आंसर है D 1, 2 and 3। इसको दोस्तों फाउंड किया गया था 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, जो कि इटली में है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।